जय भारत बच्चा पार्टी। लास्ट वाले क्लास में ऐसे हमने कुछ प्रॉब्लम दे दिया था आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने के लिए। तो देख लो ये बन गए हैं क्या आपसे, और मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो ये एक्स होगा प्लस हो जाएगा 1/x, इसका होगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर होगा और ब्रैकेट का पावर कितना है, ब्रैकेट का पावर है -5, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इसको। तो 1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा कितना 40। सही है क्या। अब देख लो इसके बाद क्या करोगे तुम, इसके बाद क्या करोगे इसको, चलो इसको लिख दो ना। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1, और इधर से कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 10। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना आएगा, एक्स का पावर हो जाएगा -10। सही है, कैसे, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड पे होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का पावर -5 तो होगा एक्स का पावर -10। सही है ना। तो इधर कितना आना चाहिए, 1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट का पावर कितना हो जाएगा 40। सही है। अब देख लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर -10 है, एक्स 1 प्लस स्क्वायर का पावर 40 है, क्या बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा, ये एक्स का पावर -10 जो है उसको तो ऊपर लेके आओ तुम। तो ये बन जाएगा एक्स का पावर 10। सही है, नीचे था माइनस तो ऊपर आके प्लस प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका ब्रैकेट का पावर कितना होगा, ये बन जाएगा 30। सही है। तो तुमको क्या चाहिए अभी, तुमको चाहिए एक्स का पावर कितना 20, और किसके अंदर चाहिए, इसके अंदर जो अभी लिखा है हमने। ठीक है, इसके अंदर मुझे तुमको चाहिए कितना, एक्स का पावर 20। ठीक है, तो अब देख लो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो है बाहर कितना लिखा हुआ है, बाहर कितना लिखा है हमने, एक्स का पावर 10। एक्स का पावर अगर 10 लिखा हुआ है, एक्स का पावर अगर 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुमको इसके अंदर से, तुमको इसके अंदर से कितना चाहिए, एक्स का पावर 10 चाहिए। सही है, इसका अगर एक्स का पावर 10, अगर यहाँ से एक्स का पावर 20 में से अगर एक्स का पावर 10 बाहर निकाल दिया है, तो तुम कितना चाहिए यहाँ पे अंदर से, एक्स का पावर 10 चाहिए। ठीक है, तो निकाल दो फिर एक्स का पावर 10 कैसे निकलेगा। तो इसका जनरल टर्म, एक्स का जनरल टर्म कितना आएगा 30 C r, और ये होगा कितना, एक्स का पावर एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा कितना r। सही है, तो ये कितना बन गया वैसे, ये बन जाएगा 30 C r, और एक्स का पावर हो जाएगा 2r। और जो 2r की वैल्यू है, 2r की वैल्यू कितना होना चाहिए, 2r की वैल्यू हो जाएगी देखो कितना 10, तो r कितना होना चाहिए 5, बराबर। तो बस कोएफिशिएंट कितना हो गया फिर, इसके साथ जो नंबर मल्टीपल में ये इसका कोएफिशिएंट होगा। तो कोएफिशिएंट कितना हो गया 30 C5, 30 C5, बस ये बन जाएगा इसका कोएफिशिएंट, बराबर। आगे बढ़ते हैं, और एक ये भी क्वेश्चन दिया था, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 5 इन द एक्सपेंशन। अब ये जो सीरीज है ना वो कैसी है देख लो। यहाँ पे कितना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसका ब्रैकेट का पावर कितना है 5 है। और दूसरा कैसा है 1 प्लस एक्स, इसका पावर कितना है 4 है। क्या ये दो सीरीज को हम लोग मर्ज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, मर्ज तो होंगे नहीं ये। ठीक है, और अगर मर्ज करना चाहेंगे तो क्या होगा कि ये बाइनोमियल नहीं बचेगा, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स होगा, 1 प्लस एक्स होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होगा, तो ये तो ज़्यादा टर्म्स बनेंगे। अगर आप लिखना भी चाहते हो तो मतलब कुछ ऐसा मतलब बचेगा नहीं है। तो ऐसे वाली सिचुएशन में क्या करो तुम, तो किसी भी एक सीरीज़ का एक्सपेंशन कर दो, मतलब मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करो, किसी भी एक सीरीज़ का एक्सपेंशन कर लो। तो कौन सा सीरीज़ का एक्सपेंशन करना आसान रहेगा, तुमको एक्स का पावर 5 चाहिए, ठीक है ना। तो देख लो जिसमें एक्स का पावर ज़्यादा है ना उसका एक्सपेंशन करेंगे तो ईजी पड़ेगा अपने को। कैसे, देखो अगर एक्स का पावर 5 चाहिए तो यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब जब एक्स का मतलब इसका जब एक्स स्क्वायर होगा फिर इसमें एक्स4 आएगा, बाद में एक्स6 आएगा, तो एक्स6 तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक्सपेंशन करें तो ये जल्दी से ख़त्म होने का चांस है। इसका एक्सपेंशन करोगे तो इसमें सारे के सारे टर्म्स आपको चाहिए फिर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर ही कितना बनेगा आपका, मैक्सिमम पावर इज 4 बनेगा, ये तो एक्स एक्स का पावर 5 है, तो इस पूरा एक्सपेंशन इसमें यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे पहले 2-3 टर्म तक की मतलब अपने को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या करो कि जिसमें ज़्यादा पावर होगा ना एक्स का, उसको एक्सपेंशन करो, अगर कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब कितना होगा, ये 5C0 होगा प्लस 5C1 होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर होगा, फिर 5C2, और ये कितना होगा, एक्स का पावर हो जाएगा 4। सही है क्या। अब इसके बाद आएगा कितना 5C3, और एक्स का पावर कितना हो जाएगा 6 होगा। अब ऐसे चलते जाने वाला था ये, कहाँ तक 5C5 तक, लेकिन हम आगे लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपने को जो रिक्वायर्ड टर्म है ये यहीं यहीं से मिल जाएगा, इतने से ही मिल जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। कितना चाहिए था मुझे, एक्स का पावर 5 चाहिए था ना, तो एक्स का पावर 5 के लिए भी ये भी ज़रूरत नहीं है वैसे, इसकी भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्स का पावर 5 तो इधर से तो जनरेट होगा नहीं, मतलब इस 3 टर्म से ये जनरेट होने की चांसेस है, बराबर है क्या। तो कैसे जनरेट होगा, जो 5C0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5C0 मतलब कितना होता है, वो तो 1 ही होता है, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 प्लस एक्स, इसका पावर कितना हो जाएगा 4, बराबर है, प्लस ये 5C1 कितना होगा,
वो तो हो जाएगा 5 इंटू कितना होगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स, इसका हो जाएगा पावर 4, सही है। और इसके बाद कितना आएगा 5c2, 5c2 मतलब कितना होता है, 5c2 मतलब होता है देखो कितना 5 इंटू 4 मतलब 10 होना चाहिए शायद, तो होगा ये 10, सही है ना। तो ये होगा 10 एक्स का पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इसका पावर हो जाएगा 4, सही है क्या। ओके, अब देख लो यहाँ से एक्स का पावर 5 कितना है देख लेते हैं, इसके अंदर से एक्स का पावर 5 कितना है देख लेते हैं, और इसमें एक्स का पावर 5 कितना है वो देख लेते हैं, सबका एडिशन कर लेंगे। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो एक्स का पावर 5 है वो आपको मिल जाने वाला है। समझ में आ रही है आपको बात, इसके अंदर जो भी एक्स का पावर 5 होगा वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो देख लो फिर यहाँ से 1 प्लस एक्स का पावर 4, इसके अंदर एक्स का पावर 5 कितना आएगा, वो आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर तो एक्स रेस्ट 4 ही होगा, इसलिए वहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 के मल्टीपल में ऑलरेडी, ये 5 के मल्टीपल में, तो 5 तो लिख दिया। बाहर कितना एक्स है, यहाँ पे बाहर एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 एक्स बाहर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अंदर से कितने लाना पड़ेगा मुझे, टोटल मुझे चाहिए 5, तो बाहर अगर 2 आ गए हैं तो अंदर कितने चाहिए, अंदर चाहिए मुझे 3, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए 4c3, ये बन जाएगा, सही है। बाहर 5 है तो अंदर से कितना चाहिए 3 चाहिए ना, तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 4c3 होगा, सीधी सी बात है। प्लस यहाँ पे कितना है बाहर 10 के बराबर है, ठीक है ना। तो एक्स रेस्ट 4 बाहर आ गया तो अंदर से कितना आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 4c1, क्योंकि इसमें जो टर्म होगी तुम्हारी कैसी होगी 4c r, एक्स का पावर r होगा, जितना ये चाहिए आपको पावर चाहिए बस उसका 4c r, यहाँ पे अगर एक्स का पावर अगर r चाहिए तो यहाँ पे बस 4c, यहाँ पे जो भी पावर है वो इसका नीचे लिख दो, बस यही होगा ना, ठीक है ना। 4c3 कितना होगा, ये 4 होगा, तो ये बन जाएगा कितना, ये 20 बन जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 40, तो 20 प्लस 40 कितना आना चाहिए, ये तो आ जाएगा 60। समझ में आ रही बात आपको, 60 ये बन जाएगा, मतलब इसमें एक्स का पावर, अच्छा ये दिखाई दिया भी है वैसे, एक्स का पावर 5 कितना होगा, वो 60 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 13 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये जो लिखा है उसके बारे में। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, और जब ये इसके साथ ले लेंगे ना तो ये शायद कुछ मर्ज हो जाएगा, तो इसको तो तुम ऐसा लिख दो, 1 माइनस एक्स को अकेले को बाहर निकाल दो पहले, और ये जो चीज़ है 1 माइनस एक्स, बराबर ना, यहाँ से एक बाहर निकाल दो, 4 बच गए, 1 माइनस एक्स की पावर कितना 4, और यहाँ पे 1 माइनस इसका भी पावर कितना है 4 है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इन सबको साथ में रख लो, तो 1 प्लस एक्स प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब, और ब्रैकेट का पावर कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देख लो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स तो बाहर रहेगा ही। अब ये क्या है, ये है ए माइनस बी, ये है ए माइनस बी, और ये कितना है बाकी जो देख लो कितना होगा ये, बाकी ये पूरा जो मिला के, ये पूरा जो मिला के क्या बन जाएगा, ये दोनों मिला के बन जाएगा ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर कितना 4, सही है, और इसका पावर कितना होगा 4 होगा, बस ऐसा होगा ये, ठीक है। तो कर लो मल्टीप्लाई, इसको कितना आ जाएगा, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स का पावर 4, और ब्रैकेट का पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर माइनस एक्स इंटू हो जाएगा कितना 1 माइनस एक्स का पावर 4, और ब्रैकेट का पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा देख लो, इसके बाद मुझे चाहिए एक्स का पावर 13, टोटल कितना चाहिए एक्स का पावर 13। जब अगर एक्स का पावर 13 चाहिए तो कैसा करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको एक्स का पावर 13 चाहिए, तो यहाँ से एक तो एक्स का पावर 13 आ जाए, इधर से एक्स का पावर 13 आ जाए, लेकिन क्या यहाँ से एक्स का पावर 13 आना पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है देखो, क्योंकि जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसकी जो जनरल टर्म है कैसी बनेगी 4c r, फिर होगा माइनस एक्स का पावर 4, और इसका ब्रैकेट का पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना बन गया, ये बन जाएगा -1 का पावर 4, और होगा कितना 4c r, और एक्स का पावर हो जाएगा 4r, सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4r की जो वैल्यू है, 4r की जो वैल्यू है कितना होना चाहिए, 4r की वैल्यू होना चाहिए 13, बराबर ना, क्योंकि एक्स का पावर 13 ही चाहिए ना अपने को, तो r की वैल्यू कितना हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 13/4, और ये क्या है, इंटीजर के बराबर नहीं है, ये बराबर ना, ये इंटीजर के बराबर नहीं है, मतलब ये जो यहाँ से एक्स का पावर 13 आने का कोई चांस नहीं है, और वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, और वैसे भी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको एक्स का पावर 4 है, फिर एक्स का पावर 8 बनेगा, एक्स का पावर 12 बनेगा, ऐसे बनेंगे ना पावर इनके, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे यहाँ से एक्स का पावर 13 आने का चांस नहीं है, क्या यहाँ से आ सकता है, क्या यहाँ पे आने का चांस है, क्यों, क्योंकि बाहर अगर एक्स है ना तो अंदर से कितना चाहिए आपको, एक्स का पावर 12 चाहिए, ठीक है। तो बाहर से कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, बाहर से कोएफिशिएंट आएगा -1,
ठीक है, -1 बाहर से कोएफिशिएंट आएगा। अब अंदर से क्या चाहिए, इसके अंदर से कितना चाहिए, इसके अंदर से चाहिए 12, तो 12 कैसे आएगा, 12 आने के लिए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 12 कब आएगा, 4r की वैल्यू 12 कब आएगी, जब r की वैल्यू 3 होगी। तो क्या बन जाएगा फिर इसका कोएफिशिएंट 4c3, ठीक है। तो और r -1 की वैल्यू कितना, -1, तो यहाँ से और यहाँ पे एक -1 का पावर कितना है, r है, तो कितना होगा ये, यहाँ पे भी 3 आएगा, ठीक है। मतलब ये माइनस और एक बार का माइनस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक माइनस है और इसके अंदर से एक माइनस आ रहा है, इसके एक्सपांशन से एक बाहर माइनस आएगा, देखो ये वाला -1 का पावर, ये 4r नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, r होना चाहिए, ठीक है। तो ये -1 का पावर 3 और ये -1 बाहर वाला, तो ये कितना होगा, ये प्लस होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4c3। इसका मतलब जो कोएफिशिएंट है कितना आना चाहिए 4 आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ो, कैलकुलेशन देख लो बराबर है क्या सब कुछ। ओके, अब क्या करना है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴, अभी फिर से x⁴ का कोएफिशिएंट ढूंढना है। हम लोग इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है मल्टीनोमियल थ्योरम बोल के, लेकिन अभी वो हम लोग देख नहीं रहे। मल्टीनोमियल थ्योरम हम भी अभी कर नहीं रहे, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम करेंगे तो उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें एक से दो से ज़्यादा टर्म्स होंगे उसमें, लेकिन अभी उसके बारे में हम लोग देख नहीं रही है। इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देख लो यहाँ पे, देख लो ये 1 + x है, यहाँ पे x² + x³ है, तो क्या x² इसमें से बाहर निकाले, तो जब x² बाहर निकालेंगे तो 1 + x प्लस हो जाएगा कितना, x², 1 + x हो जाएगा, ठीक है। इसका ब्रैकेट का पावर कितना हो जाएगा, 11 होगा, सही है। तो यहाँ पे देख लो 1 + x है और यहाँ पे भी 1 + x है, ठीक है। तो 1 + x 1 + x ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ दूसरा क्या बचेगा, 1 + x² कॉमन बचेगा, और ब्रैकेट का पावर कितना है इसके, इसके ब्रैकेट का पावर है 11, ठीक है। तो देख लो फिर क्या बन गया, ये बन जाएगा, सीधी सी बात है, 1 + x का पावर कितना होना चाहिए, 11, और 1 + x² का पावर कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 11, ठीक है। आपको कितना चाहिए, x का पावर 4 होना चाहिए। तो अभी जो इसे हमने बोला कि पहले इसका एक्सपेंशन लिख देंगे हम लोग। इसका एक्सपेंशन क्यों लिखेंगे, अगर इसका एक्सपेंशन लिख दिया तो ये 4 तक मतलब दो या तीन टर्म्स ही देखना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको लिखना है तो मुझे 5 टर्म चाहिए, 0 वाली, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली और 4 वाली, तो इसका थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इसका एक्सपेंशन लिख दिया तो कितना आ जाएगा, देखो ये 11c0 प्लस 11c1 इंटू हो जाएगा x² प्लस 11c2, इधर से आएगा कितना, x का पावर 4, बस ऐसा बन जाएगा, सही है। 11c0 11c1 x² 11c2 x का पावर 4, और मल्टीपल में कितना है 1 + x, इसका पावर कितना होगा, 11 होगा, सही है। अब सोचो क्या, अब मैं डायरेक्ट अभी मल्टी ये नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक x का पावर 4 आ सकता है, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी x का पावर 4 जनरेट हो सकता है, या फिर जब इस टर्म को इस साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 जनरेट हो सकता है। मतलब 3 वेज है, तीन मतलब टाइप से हम लोग इसका x⁴ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो कि ये 11c0 की वैल्यू कितना आती है, 1 आती है, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसके साथ, तो कोएफिशिएंट कितना बनेगा, x⁴ का, इधर से तो एक भी x नहीं कवर हुआ, तो इसके अंदर जो जनरल टर्म होगी कैसी होगी, 11c r, और x का पावर कितना होगा, r होगा। मतलब इस r की वैल्यू जो होगी वही हमारा क्या होगा, x का पावर होगा इस टर्म में। तो r की वैल्यू 4 रखते तो x का पावर 4 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा कोएफिशिएंट उसका, 11c4 हो जाएगा, 11c4 प्लस, अब यहाँ से अब इस टर्म को, सेकंड टर्म को, मतलब इस टर्म को आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना बनेगा, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 11c1 है, मतलब ये 11 बनेगा। यहाँ पे x कितने आ गए, 2x आ गए, मतलब 2x इधर से आना ज़रूरी है। जब 2x यहाँ से आ गए, 2x यहाँ से आना ज़रूरी है, तो मतलब r के लिए कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये कितना होगा, 11c2 होना चाहिए, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे कितना होगा, 11c2 यहाँ पे है, ठीक है ना। और कितने x आ गए यहाँ पे, x का पावर 4 आ गए, x का पावर कितना आ गया, 4 आ गया। अब अगर x का पावर 4 यहाँ से आया हुआ है तो इधर से कितना आना चाहिए, कांस्टेंट आ जाना चाहिए, तो 11c0 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है आपको बात, बस यही इसका कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 11c4 कितना होता है, 11c4 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 11 10 9 और कितना 8, सही है। तो 8 9 10 11 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 11 - 4 मतलब 7 फैक्टोरियल तो निकल गया, तो 4 फैक्टोरियल कितना होगा, ये 4 इंटू हो जाएगा 6, सही है, 4 इंटू 6 होगा ये। तो कितना होगा, 4 दूने और ये 3 और 2 कैंसिल और 3 ये, ठीक है। तो 30 और ये
30 × 11 होगा, 30 × 11 होगा, जो भी बनेगा 330 बनेगा शायद ये, तो ये तो 330 है। ये कितना होगा देखो, ये जो होगा ये तो 11 होगा, और ये कितना आना चाहिए 11 × 10 /2 होगा, प्लस ये कितना होगा, ये भी वही होगा 11C2 कितना होगा 11C2 मतलब 11 × होगा 10 /2 इंटू होगा 11C0 मतलब 1 हो जाएगा। सीधी सी बात है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5, ठीक है, और ये भी हो गया 5, ठीक है, तो ये 55, और यहाँ पे 55 कॉमन आएगा, तो 55 कॉमन आने के बाद यहाँ पे 11 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये कितना है 12 है, और ये प्लस कितना होगा 330 होगा ये, सही है। तो कितना हो रहा है देख लो अभी ये, इसमें क्या होगा, चलो क्या कॉमन निकलेगा, ये 11 कॉमन निकाल दो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया 5, तो ये 60 बन जाएगा, और यहाँ पे 30 बन जाएगा, तो ये होगा 90, 90 × 11, तो कितना आ जाएगा 990, नौ का 9 सही है, तो 990 हो जाएगा ये इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा, सही है क्या, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर आप दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। Okay, if the sum of coefficient of first, second and third terms in the expansion of x square plus 1/x का पावर m is 46, मतलब आपको क्या मालूम है कि m की वैल्यू मालूम नहीं है यहाँ पे, तो m की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे, उसके लिए उसने एक इनिशियल कंडीशन दे दिया क्या, कि फर्स्ट टर्म जो है इसका सम ऑफ फर्स्ट कोएफिशिएंट, मतलब फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा, ये तो आएगा m_c0, ये होगा फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट। सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट कितना होगा m_c1, और थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा m_c2, और इन तीनों की जब एडिशन करेंगे, इन तीनों की जब एडिशन कर लिया हमने, तो ये जो सम होगा कितना आना चाहिए 46 आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। ये जो एडिशन होगा कितना होगा, ये होगा 46, ऐसा उन्होंने बोला, और इसके लिए m12 निकालना है आपको, ठीक है, तो निकाल दो कितना आएगा। तो ये तो हो गया 1, m_c0 तो हो जाए 1, और m_c1 कितना होगा, तो 1m होगा, और ये होगा m इंटू होगा m-1 /2 और इक्वल हो जाएगा 46। अब जो भी ये m की वैल्यू है वो निकाल देना पड़ेगा, 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2m, प्लस हो जाएगा m² माइनस m इक्वल हो जाएगा 90। कैसे, 1 जब इधर जाएगा तो 45 होगा, 45 × 2 होगा 90, तो कितना आ गया देख लो, ये m² प्लस हो जाएगा m और माइनस 90 और इक्वल हो जाएगा 0। तो फैक्टर्स भी बहुत आसानी से निकल गए, +10 और -9, +10 और -9 इसके -90 के फैक्टर बन गए, तो इसका मतलब m की वैल्यू कितना निकलेगी, m की वैल्यू -10 और 9 ऐसे दो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन m क्या है, m तो इसका पावर है, x² + 1/x का पावर m है, और हमने अभी तक मतलब निगेटिव पावर के निगेटिव इंडेक्स का मतलब कोई हमने पावर देखा नहीं अभी, निगेटिव अगर इंडेक्स होता तो उसका एक्सपेंशन देखा नहीं है। तो ये जो होगा m की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, -10 नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना, तो इसलिए m की वैल्यू कितना हो गई 9 हो गई, ठीक है ना। तो m की वैल्यू कितना 9, तो इसका मतलब अब पूरा जो है आपको पास एक्सपांशन मालूम है, अपने को क्या निकालना है, टर्म विच नॉट कंटेन्स x, मतलब कांस्टेंट टर्म निकालना है, ठीक है। तो क्या है वो चीज़ देख लो। तो पहले तो कैसा है, ये 1/x² + x और इसका पावर कितना है m था, और m के लिए कितना निकल गई थी 9 निकल गई। तो अब इसमें से आपको क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है वो निकालना है, ठीक है ना। 1x² + 1/x है यार, उल्टा लिख दिया है, ठीक, यहाँ पे x² होना चाहिए, ये नहीं है, चलो कोई बात नहीं। क्या लिखा था, x² + 1/x, ये इसका पावर कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो इसके अंदर तुमको क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, ठीक है। तो इसका पहले तो जनरल टर्म निकाल दो, तो कितना आएगा 9cr, फिर होगा x² का पावर कितना 9 - r, ठीक है, और 1/x का पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r, सही है, ऐसा ही होगा। तो अब यहाँ पे x का पावर कितना है देख लो, 9cr, x का पावर हो जाएगा कितना 18 माइनस हो जाएगा 18 माइनस हो जाएगा 2r, और यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा -r, सही है। तो कितना आ रहा है ये 9cr, और होगा x का पावर 18 - 3r, 9cr, x का पावर कितना आ जाएगा 18 - 3r, सही है। तो ये जो 18 - 3r है ना, ये कितना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट बनेगा r से या फिर x से। तो r के लिए कितना आ गई 6, ठीक है, तो r के लिए अगर 6 आ गई तो कोएफिशिएंट क्या होगा इंडिपेंडेंट टर्म्स का, वो हो जाएगा 9c6, सही है, 9c6 लिखो, या फिर
ये 9c3 के बराबर ही होगा, दोनों भी सेम ही है वैसे, क्योंकि NCR को NCn-R भी लिख सकते हैं। तो 9c6 लिखो या फिर 9c3 लिख दो, दोनों भी सेम ही है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एक्स का पावर p ऑकर्स इन द एक्सपांशन, प्रूव दैट इट्स कोएफिशिएंट इज, मतलब एक्स का पावर p जो है इसके अंदर है, ऐसा उसने बोल ही दिया, बराबर क्या। तो बस उसका कोएफिशिएंट कितना है वो ढूंढना है आपको। तो कैसे ढूंढेंगे, फिर से वही बात करेंगे। पहले तो इसका जनरल टर्म ढूंढ लो, कितना आएगा 2n, c होगा r, फिर होगा x का स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा कितना 2n माइनस r, और हो जाएगा 1/x का पावर कितना आना चाहिए, r आ जाना चाहिए, 1/x का पावर हो जाएगा r। सही है। तो देख लो फिर यहाँ पे x का पावर कितना है, मतलब पूरा टोटल करके तो कितना बन गया, ये तो बन गया 2n cr, फिर यहाँ पे x का पावर कितना होना चाहिए 4n माइनस 2r, और यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा -r। सही है। तो 2n cr और x का पावर कितना होगा 2n माइनस 3r होगा, जब 4n माइनस हो जाएगा 3r, ऐसा बन जाएगा। सही है, ऐसा होगा। ठीक, अब देख लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि 4n-3r का वैल्यू चाहिए कितना, 4n-3r का वैल्यू चाहिए p का कोएफिशिएंट निकालना ना अपने को। तो कितना 4n-3r का वैल्यू चाहिए मुझे p। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू कितना आ जाएगी फिर 4n माइनस p और डिवाइडेड बाय होगा 3, 4n माइनस p डिवाइडेड बाय होगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ, कि r की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये इसका कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो 2nc, r की वैल्यू कितना, ये इतना, ठीक है ना। तो पहले तो ये क्या करो कि डायरेक्ट इसका एक्सपांशन निकाल के उसमें रख दो, है ना, तो इजी पड़ेगा। तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आता है 2n माइनस r, ये होगा इसका फैक्टोरियल, और ये होगा r फैक्टोरियल। ये सही है। ओके, तो अब यहाँ पे जो r की वैल्यू आ रही थी ना x का पावर p बनने के लिए क्या था, ये बन गया था 4n माइनस p डिवाइडेड बाय 3। तो रख दो ये, तो कितना आएगा ऊपर तो आ जाएगा 2n फैक्टोरियल बराबर, और नीचे कितना आएगा, ये आएगा 2n और r कितना है 4n माइनस p और डिवाइडेड बाय होगा 3, ये बन जाएगा, और इसका होगा फैक्टोरियल। और आगे r कितना है, ये तो 4n माइनस p डिवाइड बाय कितना 3, ये हो जाएगा इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो लिख लो इसको, कैसे लिखेंगे 2n फैक्टोरियल का 2n फैक्टोरियल लिखेंगे, डिवाइडेड बाई कितना होगा 6, 6 माइनस 4 मतलब हो जाएगा 2n और ये प्लस p। ठीक है, और इधर से कितना आएगा डिवाइड बाई 3 होगा, और ये होगा फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर से कितना आ जाएगा 4n और माइनस p डिवाइडेड बाई 3, और इसका फैक्टोरियल हो जाएगा ये। सही है, बराबर। देख लो वही है क्या, वही है ना, सही है वही है। बस ये 1/3 को बाहर निकाल दिया उन्होंने, मतलब इसका पूरे का फैक्टोरियल है, ये पूरे का फैक्टोरियल है। ठीक है, इस पूरे का फैक्टोरियल है। समझ में आ रहा है आपको। ओके, आगे बढ़ो। तो बस ये इतने प्रॉब्लम थे आपको आज देख लेते हैं अभी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसा x रेज टू n डिवाइड बाय x रेज टू n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या चाहिए कि x का पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ को लिखने के मतलब सॉल्व तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से पहला जो तरीका है ना, क्योंकि यहाँ पे तो x रेज टू n चाहिए तुमको, तो यहाँ से तो इसका पावर 2 करना उतना इजी नहीं है, क्योंकि n टर्म है उसका, n टर्म का पावर 2 करना उतना इजी नहीं है ना। वह तो मतलब करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको 2 बार लिख देते हैं। ठीक है ना, x डिवाइड बाय ये ऐसा प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक है, ये जाएगा x का पावर n डिवाइडेड बाय होगा n फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन जाएगा पहला ब्रैकेट। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए x डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक x का पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और ये ऐसा। और इसके अंदर कितना चाहिए, इसके अंदर चाहिए x का पावर n इसके अंदर। ठीक है, x का पावर n इसके अंदर चाहिए। ओके, अब देखो
अब सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा इसके साथ। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का पावर एन चाहिए, तो यहाँ पे तो कितना एक्स है, एक भी एक्स नहीं है, इसका मतलब तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, तब जाके एक्स का पावर एन मिल जाएगा। तो मतलब इसका पहला टर्म इसका लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट कितना हो गया उसका, ये हो जाएगा इधर से 1, और लास्ट में से कितना मिल जाएगा तुमको, 1/n फैक्टोरियल, ये बन जाएगा x⁻n का कोएफिशिएंट। फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे कितना आ गया, x आ गया, यहाँ से कितना आना चाहिए, x का पावर n-1 आना चाहिए, ठीक है। तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पे आएगा 1/1 फैक्टोरियल, इसमें तो आएगा 1/1 फैक्टोरियल। अब इंटू इंटू इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आएगा 1/n-1 फैक्टोरियल। सही है क्या, क्योंकि इससे पहले वाली टर्म जो आएगी वो यही आएगी। सही है क्या। इसके बाद अब देखो प्लस, अब x² का, x² के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तुम 1/2 फैक्टोरियल, इसका पहले कोएफिशिएंट ले लो, और x² के साथ इसको कितना चाहिए, इसका पावर n-2 चाहिए, इसका मतलब कितना आएगा यहाँ पे 1/n-2 फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे चलते जाएगा फिर आप ये जब ऐसे चलते जाएगा तो लास्ट वाला टर्म किसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 के साथ करोगे मल्टीप्लाई, तो 1/n फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा 1। सही है, 1/n फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा 1। सही। तो बस अब इसको सॉल्व कर देना तुमको, अब इसका एडिशन कर देना है। अगर आता है तो सही है, नहीं आता है तो बस अब ऐसा ही रख दो, ठीक है ना। लेकिन ये सीक्वेंस सीरीज अगर आपने कर लिया है सही से तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर अब इसमें, देखो ये शायद हमने कर भी लिया है सीक्वेंस सीरीज में, तो इसको इसको क्या करो कि n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर लो, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे आएगा 1/n फैक्टोरियल, ठीक है, 1/n फैक्टोरियल। और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखो, तो यहाँ पे भी आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, 1 फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद प्लस हो जाएगा n फैक्टोरियल और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, n-2 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। चलते जाएगा ऐसे, कहाँ तक, लास्ट वाले की टर्म में n फैक्टोरियल डिवाइड बाय होगा कितना, n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे लिखना है तो 0 फैक्टोरियल लिखो ना, तो थोड़ा सा मतलब आपको सेंस बनेगा इसका अब, ठीक है, ये ऐसा बन गया। ओके, अब कितना, इसको लिख दो 1/n फैक्टोरियल का 1/n फैक्टोरियल, और ये जो लिखा है ना ये वाला टर्म n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये लिखा है nc0, ठीक है। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है nc1, और ये लिखा है nc2, बराबर। इसका एक्सपेंशन करके देख लो, ये ऊपर वाला जो आएगा वही आएगा, और ये लिखा है ncn, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लिखा है वो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा है, और उसका सम कितना आएगा, उसका आता है 2n। सही है। तो तुम्हारा नेट आंसर कितना आ जाएगा फिर, 2n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये आ जाना चाहिए, ठीक है। ये इसका आंसर के 2n कैसे आया, ये तो हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है ना। जब सम ऑफ इसकी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम देखेंगे ना, सीरीज का सम जब देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। अभी अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर ये ऐसा होता है, ऐसा मान के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2n बनेगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ऐसा कहाँ तक, ncn तक। अगर इसमें एक आध टर्म अगर मिसिंग है तो ये 2n नहीं बनेगा। ये nc0 से लेकर ncn तक के सारे टर्म्स इसमें अवेलेबल होना चाहिए, सबका एडिशन जो होगा वो हो जाएगा 2n। सही है, तभी जाके इसका एडिशन कितना आएगा, 2n आएगा। अदरवाइज अगर इसमें से एक आध टर्म मिस होती है तो इसका समेशन 2n नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, इसका समेशन 2n आता है इस इतने सीरीज़ का, ये समझ में आ रही तो नहीं आ रही तो कोई अभी जल्दबाजी नहीं करो, बस यहाँ तक जो निकाला ना हमने इसका कोएफिशिएंट वो समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई कर लिया वो, ये तो अभी आगे का पार्ट है। इसी चैप्टर में हम लोग जब सम ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट देखेंगे उसमें ये आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ो, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ इन द एक्सपेंशन, इसके अंदर x⁵ का कोएफिशिएंट ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, वैसे ही जैसे अभी हर एक टर्म में ढूंढ रहे थे। 1 प्लस एक्स का पावर 21 में x का पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 21c5 आएगा, बराबर। 22 एक्स 1 प्लस एक्स का पावर कितना 22 है, उसके अंदर x का पावर 5 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 22c5 आएगा,
प्लस इसके बाद 23C, 5 आएगा 5, बराबर ना। और ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, लास्ट वाली टर्म कौन सी है, 30C 5 तक चलते जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको। अब देख लो, अब ये जो है ना, ये 21C5 है, यहाँ पे 22C5 है। अब इसका समेशन करना है तुमको। समेशन तो होगा नहीं क्योंकि दो लगातार टर्म्स तो है नहीं, क्योंकि ऊपर 21 है, यहाँ पे 22 है, तो इसका तो समेशन नहीं होगा। और ऐसा भी ऑप्शन तो दिया नहीं है, मतलब इसका समेशन तो करना पड़ेगा। तो समेशन कैसे करेंगे देख लो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 21C6 ऐड कर लेता हूँ, 21C6 ऐड कर लेता हूँ, और इसमें से 21C6 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो काम किया ना हमने, क्यों किया आप सोचो। कैसे ये, मतलब क्या इसका क्या यूज़ होगा। देखो पहले तो इन दो टर्म का एडिशन हो जाएगा, फिर इन दो टर्म का एडिशन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये दो लगातार टर्म है, 21C6 है, 21C5 है, दो लगातार टर्म्स है, तो इसका एडिशन कैसे आएगा, ये आएगा 22, और जो दोनों में से जो बड़ा है वो नीचे आएगा, तो कितना है बड़ा, 6 और 5 में 6 बड़ा है, तो 22C6 ऐसा बन जाएगा ये। सही है। फिर अब इन दोनों को देख लो, इन दोनों में कौन बड़ा है, मतलब ये दोनों लगातार टर्म्स हो गए क्या, अभी इन दोनों का तो समेशन हो गया, इतना आ गया। अब इन दोनों, ये 22 ऊपर है, 22 ऊपर है, नीचे 6 है, इधर ये 5 है, ये भी दो लगातार टर्म है, इसका मतलब इसका भी एडिशन हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 23C, और दोनों में जो बड़ा है नीचे वाला एट्रीब्यूट वो आएगा, तो 23C6 ये बन जाएगा, बराबर है क्या। अब इन दोनों में देख लो, ये दोनों का एडिशन होगा क्या, बिल्कुल 23 है, और 6 और 5 ये दो लगातार टर्म है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी जो एडिशन आएगा कितना आ जाना चाहिए, इसका एडिशन आ जाएगा 24C6 ऐसा आ जाएगा। अब ये जो चीज़ होगी यहाँ पे क्या रहेगा, इसके बाद 24C5 रहेगा ना, यहाँ पे 24C5 रहने वाला है। फिर ये दो लगातार टर्म्स बन गए, तो इसका भी एडिशन बन जाएगा, इसका एडिशन कितना हो जाएगा, फिर 25C6 हो जाएगा। अब आप इसका पैटर्न ढूंढ लो, पैटर्न कैसा आ रहा है। देखो यहाँ पे 21C5 था, तो उसका समीशन कितना आ गया, 22C6 आ गया। यहाँ पे 22C5 था ना, तो उसका इसके पहली बार एक साथ मर्ज हो कितना आ गया, 23C6 आ गया। मतलब इसके बाद जो एडिशन आएगा कितना आएगा, एक ऊपर में ऐड होगा, एक नीचे में ऐड होगा। वैसा इसमें हो रहा है, देख लो, ये ऊपर में एक ऐड हो रहा है, एक नीचे में ऐड हो रहा है, क्योंकि ये दोनों मर्ज होने के बाद इतना 24 आया, यहाँ पे 6 आ गया। फिर ये जो टर्म है इसके साथ मर्ज होने के बाद कितना आना चाहिए, एक ऊपर ऐड और नीचे का ऐड हो रहा है क्या, देख लो, तो 24C5 था ना, तो ये 25C6 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है ऐसा। तो इसका मतलब ऐसा प्रोसेस चलते जाएगा, और इसके पहले जो टर्म आएगी वो जब इसमें ऐड करेंगे तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा आपको, एक ऊपर एक ऐड होगा, एक नीचे एक ऐड होगा। सही है। तो आंसर कितना आया, 31C6 आएगा, और ये जो है 21C6 हमने जो इसको ऐड करने के लिए जो एडजस्टमेंट किया था वो, तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है। और ये मर्ज तभी हो गया जब ये हमने ऐड किया, तो ये अगर ऐड नहीं करते तो ये नहीं होता। सही है। तो आंसर कौन सा है देख लो, ऑप्शन कौन सा है देख लो यहाँ पे, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सही है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।